पूछिए। एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? वो आप लोगों ने भेज दिया था, मैंने उसका फीडबैक आपको दे दिया था, ठीक है? उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जहां जहां गलती हो रही तो समझ में आया कहाँ पे क्या चीज हो रहा है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि हम जब क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेजर। लेजर लिखने में, लेजर बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेजर के अंदर एंट्री करना हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन लेजर में, अच्छा लेजर किसको बोलते हैं? नहीं, टी अकाउंट। टी अकाउंट्स हमने देखा था, मैंने आपको टी अकाउंट्स की बात की थी कि हर एक चीज का हम टी अकाउंट बनाते हैं, आपने बनाया भी है। जिस बुक के अंदर ये जितने सारे टी अकाउंट्स हम बनाते हैं उस बुक को हम कहते हैं लेजर। लेजर क्या है? उस किताब का नाम है। जिस बुक के अंदर हम ये टी अकाउंट्स बनाते हैं उस बुक को हम कहते हैं लेजर। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकली लेजर में लिख पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब अलग अलग पेजों में होते हैं। और पता चला हमको डेबिट साइड लिखना था, हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। लेफ्ट साइड लिखना था, राइट साइड लिख दिया। राइट साइड लिखना था, लेफ्ट साइड लिख दिया। एक अकाउंट में लिखना था तो एंड कंपनी में लिख दिया। एंड कंपनी में लिखना था तो कुछ भी गलती हो सकती है। 6000 लिखना था, मिस्टेक नहीं हम अवॉइड करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा एक डायरी बना लें और उस डायरी के अंदर हम उन चीजों को लिखें जिनको जो हमें टी अकाउंट्स में लिखने हैं। और ये डायरी हम रोज रखेंगे, ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते जाएंगे हम डायरी में लिखते जाएंगे। इस डायरी को हम कहते हैं जर्नल। इसको हम कहते हैं जर्नल। इस डायरी को, इस डायरी में जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो लिखा जाता है, उसको हम कह देते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है? डायरी में लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाए, वो हम जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है? तो अभी आज तक आपने क्या देखा? अभी आपने ये देखा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी। अकाउंटिंग इक्वेशन में दिक्कत आई थी तो हम टी अकाउंट्स में आ गए। टी अकाउंट्स के हिसाब से सारा हिसाब किताब रखा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए थी। अकाउंटिंग इक्वेशन करके हम ट्रांजैक्शन नहीं रखते, अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम टी अकाउंट्स में रखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो समझ लिया अपन। अब हम टी अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन टी अकाउंट्स में हम लिखेंगे, गलतियां नहीं हो, इसको अवॉइड करने के लिए एक डायरी बनाते हैं जिसका नाम है जर्नल। जर्नल के अंदर हमें कैसे लिखना है अब हम उसकी बात करते हैं। जर्नल में हम कैसे लिखते हैं? देखिए, जर्नल के अंदर लिखने का तरीका ये है। अब इसके अंदर एक बात और आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसके अंदर दो अकाउंट्स हैं, कैश और कैपिटल। तो आप कैपिटल के टी अकाउंट में लिखोगे और कैश के टी अकाउंट में लिखोगे। सपोज स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। तो आपको मालूम हो गया अभी तक कैश का लेफ्ट साइड डेबिट साइड प्लस है, क्रेडिट साइड माइनस है। कैपिटल का डेबिट साइड माइनस है, क्रेडिट साइड प्लस है। तो 50,000 मुझे लिखना है तो मैं कैश को डेबिट करूंगा 50,000 से और कैपिटल को मैं 50,000 से क्रेडिट करूंगा। यहां पर किसी को कोई डाउट है? एक ट्रांजैक्शन और लेता हूं। बॉट ऑफिस फर्नीचर for ₹10,000 and paid by check। लिशा, कौन कौन से अकाउंट्स में आएगा ये ट्रांजैक्शन? बैंक में सब्ट्रैक्ट होगा और ऑफिस फर्नीचर में ऐड होगा। अब हम डेबिट क्रेडिट बोलेंगे। बैंक में क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। बैंक एसेट है तो क्रेडिट। बैंक क्रेडिट होगा। बैंक माइनस हो रहा है मतलब बैंक क्रेडिट होगा। क्रेडिट और होगा। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा बैंक के अलावा? फर्नीचर। फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट।
तो फर्नीचर का प्लस साइड ये है, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड इसका प्लस है, क्रेडिट साइड माइनस। तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा और फर्नीचर को डेबिट करूंगा। ये अलग बात है कि यहाँ पे अपन बाय फर्नीचर लिखेंगे रेफरेंस के लिए, यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे, यहाँ पे फर्नीचर, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे बैंक लिखेंगे, वो इतना वो नहीं, लेकिन लिखना है, इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए होल्ड करते ऐसा। अब सवाल उठता है हमको टी अकाउंट्स में ऐसे लिखना है, तो अब क्वेश्चन उठता है भाई ये जर्नल में क्या करना है फिर? अरे जर्नल में पता है क्या करना है? जर्नल में हमें कुछ नहीं करना। मैं जर्नल के अंदर एक कॉलम बनाता हूं, एक कॉलम और पतला सा, इसके अंदर कैश को डेबिट किया तो जर्नल के अंदर मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल को क्रेडिट किया तो यहां लिख दूंगा थोड़ी जगह छोड़कर टू कैपिटल। ये एक तरीका होता है, जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखते हैं, जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ये ऐसा एक कॉलम, जर्नल का फॉर्मेट होता है 5 कॉलम, 5 कॉलम का फॉर्मेट होता है। डेबिट कॉलम ये होता है डेबिट अमाउंट, और ये होता है क्रेडिट अमाउंट, और एक कॉलम होता है जिसको हम बोलते हैं पतला सा लेजर फोलियो। उसके अंदर 2-3 डिजिट लिखते हैं, 99, 96, 46, 82, 102, 105, 500, 600, बस। इससे ये क्या काम है इसका लेजर का फोलियो का मैं बताऊंगा बाद में, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। डेट और फिर ये पर्टिकुलर्स, ये 5 कॉलम होते हैं हमारे जर्नल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे को ये करना है, कैश को डेबिट करना है किसमें, टी अकाउंट में, तो जब मैं जब बिजनेस में कैश लगा रहा हूं तो मुझे डायरी में मैं क्या लिखूंगा, डायरी में लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो मैं अपनी डायरी में लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे स्पेस छोड़ के डीआर, और इसके डीआर के लाइन के अंदर इसी में डेबिट का कॉलम ये 50,000, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है थोड़ी सी जगह छोड़ के टू कैपिटल, और इसकी लाइन के अंदर क्रेडिट के अंदर 50,000। और यहाँ पे हम 5 साल बाद कंफ्यूजन नहीं हो कि ये क्या किस चीज की, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसको बोलेंगे जर्नल एंट्री। तो इसका ये मुझे बाद में भी, ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, लेकिन कई बार एंट्री ऐसी होती है कि बाद में अपने को ध्यान ही नहीं रहेगा ये एंट्री किस लिए की थी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, नरेशन उसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो जब मैं ये जर्नल एंट्री देखूंगा बाद में, तो ये जर्नल एंट्री नरेशन देख के मेरे को समझ आ जाएगा, अच्छा इसलिए की। दिस इज कॉल्ड जर्नल एंड दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री है और ये किताब है जर्नल, इसको डायरी कहते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उस समय हम सबसे पहले जर्नल में लिखेंगे, फिर इसके बाद हम इसके बेसिस पर टी अकाउंट्स बनाते हैं शाम को आराम से बैठकर, या वीकेंड में हम अपनी ये जर्नल रफ नोटबुक हो गई जिसके बेसिस पे हम अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। पर्पस सिर्फ इतना है कि हम टी अकाउंट्स में गलती नहीं चाहते। जर्नल में लिखना हमको आसान है, हम जल्दी लिख सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं, उसी समय लिख सकते हैं, और इसके अंदर अलग अलग टी अकाउंट नहीं है, इसके नीचे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाएगा वैसे लिखते जाएंगे। अब मैंने दूसरा ट्रांजैक्शन आपको दिया था, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹10,000 पेड बाय चेक। अब आप बोले चेक तो है ही नहीं, तो चेक नहीं है क्या, हाँ बैंक अकाउंट तो है नहीं, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं, चलो ठीक है कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो इसकी अगर मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा तो डेबिट का हो रहा है फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर लिखूंगा पहले, और क्रेडिट क्या हो रहा है बैंक, तो मैं लिखूंगा टू बैंक। तो इसको मैं जर्नल एंट्री में, जर्नल में कैसे लिखूंगा, फर्नीचर। मैंने आपसे क्या कहा, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले लिखते हैं, स्पेस छोड़ के डीआर। क्रेडिट क्या हो रहा है बैंक, तो स्पेस छोड़ के टू लगा देंगे उसके आगे, टू बैंक। टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। टी अकाउंट को अकाउंट बोलते हैं, आप चाहो तो अकाउंट लिख भी दें, कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, लेकिन लिख देना चाहिए। कैश अकाउंट, ये डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट का कॉलम है, डेबिट के कॉलम में। ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट को कॉलम में 10,000। यहां मैं लिख दूंगा फर्नीचर परचेस्ड पेड बाय चेक,
और यहाँ मैं चाहूँ तो चेक नंबर भी लिख सकता हूँ, हर एक चेक का नंबर होता है। एंट्री में चेक नंबर नहीं आएगा, लेकिन नरेशन में लिखा रहेगा, तो बाद में कभी मुझे क्या होगा, ये कौन सा चेक दिया था तो मैं चेक कर सकता हूँ, मुझे सारी डिस्कस। इसको कहते हैं हम जर्नल। यहाँ पे पहले तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब हमें इस जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है अब मैं आपको बताऊं। देखिए, जर्नल एंट्री करने के लिए 2-3 स्टेप्स हैं। अगर आपको समझ है अकाउंटिंग इक्वेशन की और टी अकाउंट्स की, तब पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की, जब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की समझ है तो आपको सबसे पहले ये इसके अंदर जर्नल एंट्री, जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन और लेता हूं, मैंने लिया बॉट ऑफिस इक्विपमेंट, बॉट ऑफिस इक्विपमेंट। ये ट्रांजैक्शन, अब आपको इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री करते समय सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई वो अकाउंट्स कौन से हैं जिसपे इसका अफेक्ट आएगा। नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट का नाम आप देखोगे। फिर आपको ये देखना होता है कि जो अकाउंट्स है इनका नेचर क्या है, मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस या ड्राइंग्स। फिर आप नेचर के हिसाब से और टी अकाउंट्स के हिसाब से दिखाओगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और फिर आप जाके जर्नल एंट्री कर पाओगे। तो आपको ये स्टेप अपने माइंड में करनी पड़ती है। तो आपने पहले देखा ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा क्रेडिट में मॉडर्न ऑफिस से, तो अनवी इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और मॉडर्न ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट और मॉडर्न ऑफिस। तो आराध्या, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? जब उसमें डेबिट आएगा, एसेट, बस इतना, एसेट। और मॉडर्न ऑफिस लायबिलिटी। लायबिलिटी। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट लीशा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। तो आप लिखोगे डेबिट, तो ये डेबिट होगा। अब लीशा, इस ट्रांजैक्शन के अंदर लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन गई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ऑफिस। ये हो गया, समझे? अब आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको कुछ शीट दूंगा। नाउ लेट अस सी दैट वन बाय वन। Okay, so what I was saying कि I would share some sheets with you. मैं आपको एक ये शीट दूंगा जिसके अंदर कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं। There are some transactions. Some means just few. थोड़े बहुत ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये करीब करीब जाके थोड़े बहुत मिला जुला के करीब करीब ये 130 के आसपास छोटे से थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसमें करना क्या है, इन ट्रांजैक्शंस को आपको ऐसा अपनी नोटबुक में फॉर्मेट बनाना है, ऐसा फॉर्मेट बनाना, ठीक है? अभी मैं समझाऊंगा इस फॉर्मेट में कैसे करना है, ठीक है? ये फॉर्मेट होगा।
इसके अंदर आप कॉलम की साइज देखिए, कौन सा कॉलम बड़ा है उतना बड़ा, जो छोटा है वो छोटा, ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। अब आपकी कॉपी में अगर चौड़े पेज की तो सीधे जाएंगे, नहीं तो आप वर्टिकली लीजिए अपने नोटबुक को ऐसे खोलिए पूरा, एंड देन यू डू इट लाइक दिस, यू मेक योर कॉलम्स लाइक दिस। और इफ यू कैन मेक इट ऐसा, देख लीजिए आप, ऐसा पता नहीं जो भी है आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें लाइनें ऐसी बनी होती है तो इजी रहता है लिखने में, तो वो, और अगर बोर्ड पेज की कॉपीज हो जाए तो ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसमें बहुत थोड़ा, मतलब जैसे नेचर में कितना लिखना, ये कॉलम ये भी बड़े हैं, इसके भी छोटे से कॉलम में चल जाएगा, नहीं या फिर इसमें नहीं चाहिए, इसमें ठीक है, ये कॉलम छोटे से चलेगा, मतलब ये, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कॉलम ठीक है, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, ये भी छोटा सा चलेगा, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, जो है सो है, ठीक है। ये अब आपको करना कैसे, आपको करना ये है कि मान लीजिए मैं पहला ट्रांजैक्शन लेता हूँ दूसरी शीट से जो मैंने आपको दिखाई थी, ये है मेरा पहला ट्रांजैक्शन। सोहन ने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया, तो आराध्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ मुझे अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओगे पहले। कैश एंड कैपिटल। बस ठीक, तो मैं आता हूं इस शीट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो सीरियल लिखा हुआ है। ये शीट दिख रही है ना आपको, इसको बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है, मतलब साइज वाइज दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हाँ या ना? दिख रही है। बस तो बोलो ना, ये अब दिख रहा है, अब ज्यादा अच्छा है कि पहले ज्यादा अच्छा था? अब ठीक, ये ठीक है कि ये ठीक है? ये ठीक है? नो यस सर। ये ठीक, हाँ तो बस इतनी सी बात। तो यहाँ आप लिखोगे सीरियल नंबर 1, यहाँ अकाउंट का नाम लिखोगे, कौन से अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। वो ये कुछ भी ऊपर लिख सकते हो, पहले कैश लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं। आपने जो अभी सिस्टम पढ़ा है जिसमें मैं 5 तरह के अकाउंट बनाता हूँ, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और ड्रॉइंग्स, ये मॉडर्न अप्रोच। तो ये मॉडर्न अप्रोच है, तो दूसरी अप्रोच कौन सी होती है वो तो आपने पढ़ाई नहीं, हाँ मैंने नहीं पढ़ाई, अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी ध्यान देना। तो ये कैश, कैश इसमें से कौन सा है, कैश एसेट है, बहुत अच्छी बात। कैपिटल क्या है, कैपिटल कैपिटल है। इस ट्रांजैक्शन में कैश पे क्या फर्क पड़ रहा है, अफेक्ट में आपको लिखना है प्लस या फिर माइनस, या फिर आप ऐसे लिख दो इंक्रीज या डिक्रीज, वो आपके ऊपर, मैं यहाँ प्लस माइनस लिख रहा हूँ। तो आप लिखोगे कैश प्लस हो रहा है और कैपिटल भी प्लस हो रही है इस ट्रांजैक्शन में, बहुत अच्छी बात है। फिर आप लिखोगे कि एसेट अगर प्लस होता है तो क्या होता है, डेबिट। अच्छा, कैपिटल प्लस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। इसका मतलब आपने यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया कि कौन से अकाउंट लगेंगे, बनेंगे इस ट्रांजैक्शन में, और उन अकाउंट्स का नेचर क्या, और उन अकाउंट्स में इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके हिसाब से वो डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे। ये डिसाइड करने के बाद आप जब ने डिसाइड कर लिया कि अच्छा कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। इसके यहाँ कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर तो डेबिट वाला ही पहले लिखना है। और टू कैपिटल, कितने से, जो अमाउंट दिया कुछ। कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ओके, ये वाला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4 डायरेक्टली। ये अनवी, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हैं 4th ट्रांजैक्शन में? ऑफिस इक्विपमेंट, बैंक और कैश। बस ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट 25 है और बैंक 15 है, इतना ध्यान रख लेना, बाकी ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट 25, बैंक 15। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ, अच्छा वो उड़ ही गया मेरा, अच्छा उड़ गया तो उड़ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 4, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, आप तो एक के नीचे लिखेंगे, और चाहे तो आप बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं जिससे प्रॉपर दिखे, या आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो पढ़ने में आना चाहिए बस आपसे। तो यहाँ पे कैश, बैंक और ऑफिस इक्विपमेंट, तो कैश, बैंक, ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट। तो अनवी, इस ट्रांजैक्शन में कैश प्लस होगा, माइनस होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? माइनस होगा। बैंक माइनस। ऑफिस इक्विपमेंट प्लस।
कैश फिर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। बैंक? क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट? डेबिट। तो अब ये डिसाइड हो गया कहाँ डेबिट क्या क्रेडिट, तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश टू बैंक। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, ठीक है। ये डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 25 से हो रहा है, बैंक क्रेडिट 15 से हो रहा है और कैश क्रेडिट 10 से हो रहा है। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो ये डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होगा। इसका इंपॉर्टेंस नहीं कि यहाँ 2 अकाउंट आ रहे हैं, यहाँ 1 आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। डेबिट 3 अकाउंट हो सकते हैं, क्रेडिट 1 अकाउंट हो सकता है। डेबिट 4 अकाउंट हो सकते हैं, क्रेडिट 2 अकाउंट, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टोटल अमाउंट का सेम होना चाहिए, चाहे कितनी अकाउंट्स है, वो कोई फर्क नहीं। ठीक है, 1-2 ट्रांजेक्शन और देखते हैं। लीशा, रेंट पेड, कौन कौन से अकाउंट आएंगे इसके अंदर? एक्सपेंसेस और कैश। एक्सपेंस का नाम रेंट। रेंट और कैश। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो भी है रेंट और कैश। रेंट है एक्सपेंस, कैश है एसेट, ये है प्लस, ये है माइनस, ये डेबिट, ये क्रेडिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो अमाउंट होगा वो, दैट्स इट। इस हिसाब से करना है। एक ट्रांजेक्शन और करते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब ये बताओ लिशा, ये रेंट ड्यू, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे? रेंट ड्यू 60 नंबर। रेंट ड्यू, रेंट देना है। लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस। लायबिलिटी और एक्सपेंसेस। अब मुझे बताइए वो लायबिलिटी का नाम और वो एक्सपेंस का नाम। लायबिलिटी का नाम है रेंट अनपेड या रेंट आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस का नाम है रेंट, ठीक है? हाँ, है ना? लायबिलिटी बोलेंगे। देखिए, जब एक्सपेंस, अगर क्वेश्चन में दिया एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो हमको नाम नहीं मालूम कौन सा एक्सपेंस है, तब हम रेंट सैलरी वगैरह एक्सपेंस लिखेंगे। लेकिन यहाँ दिया है ना कौन सा एक्सपेंस है, तो नाम लिखो। जब दिया है तो रेंट लिखो। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिखो, लायबिलिटी का नाम। हाँ, है ना? अब ये बताओ, ये लायबिलिटी प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है? प्लस हो रही है। ओके, रेंट इस ट्रांजेक्शन प्लस की माइनस, क्या कहा? प्लस। प्लस। तो एक्सपेंस जब प्लस होता है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। और लायबिलिटी प्लस होता है तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, जो भी अमाउंट है। तो इस ढंग से आपको ये शीट्स करनी है, और ये कम से कम 8-10 पेज लगेंगे आपको। 100-120 ट्रांजेक्शन है, तो आप 120 ट्रांजेक्शन में, मान लीजिए हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट तो होते ही हैं, किसी किसी में 3 होंगे, तो 120 इंटू 2, 130 थे, 130 इंटू 2, ठीक है, कितने हो गए? 260 लाइंस तो ये होगी। और अगर मान लें आप बीच में छोड़ते हैं तो 120 लाइन वो भी जोड़ लीजिए। मोटे तौर पे उतने ही आपके कॉलम्स लगेंगे इसके, ठीक है? तो ये काम आपके पास है और पर्याप्त काम है करने के लिए मंडे तक। अब आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है, इसमें कुछ गलती होगी इस बार आपसे, लेकिन आप चिंता नहीं करें, ठीक है? मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये तो समझ में आ गया,
आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? आ गया, मैं ही वो समझ रहा हूँ कि तुमको लोगों को भी आ गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं करने का। हाँ। लेकिन सर ये जो ये बीच में ये दिया ना ट्रेडिशनल अप्रोच, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये अब इसको समझ लेते हैं। इसको करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें कहीं गलती होगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने से नहीं होगा, करने से करना। अब क्या करना है अपने को? अब मैंने आपको बताया था कि जो हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाया, ये जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है, हम डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। एक क्लासिफिकेशन जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहते हैं, इसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। इस अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स 5 तरह के होते हैं मेनली: एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। और हमने अपनी तरफ से ड्राइंग्स अलग से जोड़ दिया इसके। ये 5 तरह। एक और तरीका है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा ये जो डिसाइड होता है ना, ये अकाउंट डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, इसको कहते हैं ये कहा करते हैं जर्नल में, तो इसको कहते हैं रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स ऑफ जर्नलाइज करने के, जर्नल में लिखने के नियम, कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। तो ये कोई बहुत भारी नियम नहीं है ना, पता नहीं क्यों सब लोग बहुत भारी बताते हैं इसको, तो मैं तो ऐसा भारी नहीं समझता। नियम ठीक है, समझ गया कौन सा अकाउंट लेफ्ट साइड डेबिट क्रेडिट सब। अब एक और तरीका है रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग डिसाइड करने के लिए कि अकाउंट्स को हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, वो अप्रोच कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स हमारे 2 तरह के होते हैं मेजरली: पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल माने नाम वाले। नाम वाले कौन से भाई? राधा, सीता, गीता, अन्वी, आराध्या, लीशा, प्रमोद, मोहन, सोहन, चिंकी, पिंकी, ये सब जो है ना, ये नाम हो गए। और कौन से हुए? सब यही होते हैं ना? नहीं, यही नहीं होते। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी हो गया। अच्छा, और अरे वो छगन लाल की दुकान, उसका दुकान का नाम है वो भी पर्सनल हो गया। जितने नाम हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, नेचुरल माने हम लोग सब नेचुरल है, या आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल माने संस्थाओं के नाम, या एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव माने वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रिप्रेजेंट वाले इस पे आता हूँ। इस 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट। अभी हम इसकी थोड़ी सी और बात करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने नाम लिया आपका, मेरा, तो ये हम लोग नेचुरल पर्सन हो गए। किसी दुकान का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम है, गोदरेज कंपनी का नाम, बैंक का नाम है, स्कूल का नाम है, ये सब आर्टिफिशियल हो। ये सब नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल बनाए गए लोग, बनाई गई एंटिटीज हैं, ये बनाई गई एंटिटीज। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बता ही देता हूँ, चलो। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं? नहीं, अभी नहीं बताता। अच्छा, 2 मिनट बाद। ये इम्पर्सनल क्या होते हैं? इम्पर्सनल 2 तरह के होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मोटे तौर पे 3 तरह के अकाउंट्स हो गए: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मॉडर्न, तो इसका मतलब क्या हुआ यार? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि मॉडर्न अप्रोच में एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। और ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल,
पर्सनल और नॉमिनल। तो मतलब मुझे ये क्या है, ये पढ़ क्या रहे हैं सर, ये है क्या, ये ऐसा है कि अगर मुझे डिसाइड करना है कि किस अकाउंट को मैं डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं, टी अकाउंट्स में किस अकाउंट में मैं डेबिट साइड में लिखूं, क्रेडिट साइड में लिखूं, जनरल एंट्री में किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं, उसको डिसाइड करने के लिए हमें अकाउंट्स को कैटेगरी में बांटना पड़ता है। ये अकाउंट्स है क्या, किस कौन सा अकाउंट है, इसको कैटेगरी में बांटने के दो तरह के नियम चलते हैं, दो तरह के सिद्धांत चलते हैं, दो तरीके हैं। एक मॉडर्न तरीका है और एक ट्रेडिशनल तरीका है। अच्छा, ये अब क्या होता है, तो जो मॉडर्न तरीका है उसके अंदर जिसको हम एसेट कहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके में उसको हम रियल कहते हैं। सर ये दोनों की जरूरत क्या है पता है क्यों है? आपके स्कूल के अंदर ये तरीका ज्यादा स्ट्रांगली पढ़ाएंगे। अच्छा, इसलिए पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, एक और रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जब आपको डिसाइड करना हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, और जब मॉडर्न तरीका नहीं चले तो ट्रेडिशनल तरीका अपना लेना, दोनों का आंसर सेम आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मॉडर्न अप्रोच ये कहे कि ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, और ट्रेडिशनल अप्रोच कहे नहीं इसका उल्टा होगा। ऐसा नहीं होता कभी, दोनों साथ में चलते। कोई ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडर्न ढंग से समझ सकते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिशनल ढंग से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। तो मैं हमेशा यू आर नॉट एक्सेप्शन, हमेशा मेरा एक कायदा है, हर बच्चे को मैं दोनों ढंग से प्रैक्टिस कराता हूँ। आपको दोनों आना चाहिए, एक औजार नहीं चले तो दूसरा, कोई चीज काटनी है अपने को, चक्कू से नहीं काटे तो कैंची, हमारे पास कैंची भी है, चक्कू भी है और कटर भी है। आप बताओ क्या करना है, कौन सा जो यूज करो खट से यूज कर लो। यू शुड नो बोथ। अगर आपको अकाउंटेंसी जनरल एंट्रीज अच्छे से आनी है तो आपको दोनों अप्रोच के अंदर मास्टरी लानी पड़ेगी, तब आपकी अकाउंटेंसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी आज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इतने दिनों बाद, ये अकाउंट्स का बेस है। ऐसा कहा जाता है कि जिस लड़के को या जिस लड़की को या जिस अकाउंट्स के व्यक्ति को जनरल एंट्री करनी आ गई उसको अकाउंट्स आ गया, जिसको जनरल एंट्री करनी नहीं आई उसको अकाउंट्स नहीं आया। अभी सीखने की जरूरत है। 12th में बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद भी कई बार बच्चों को जनरल एंट्री करने में दिक्कत आती है। सर इसकी जनरल, ये ट्रांजैक्शन है, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? अलग अलग ट्रांजैक्शन होती है, नहीं बनती। जिससे बन जाती है उसको दिक्कत, जिससे नहीं बनती उसको दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जनरल एंट्री आपका अब जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर, बस अब नहीं छोड़ेगी। आपने पढ़ लिया, अब पढ़ोगे ना, जब तक पढ़ोगे अकाउंटेंसी ये साथ साथ जाएगा। एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी, बच्चे से, अभी 12th में है वो। उसके पापा कहते कि सर हम 12th में भी, मतलब वो सीए हैं, इनकम टैक्स वगैरह काम देखते। बोले कि जब मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम बात करते हैं, टॉप लेवल, मैनेजमेंट का टॉप लेवल, सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन पे रहता है, उस पे भी हम कभी कभी बात करते हैं तो ये होता है इस ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे। मतलब जनरल एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस आखिर तक चलता है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मॉडर्न अप्रोच में जिसको हम एसेट कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में उसको रियल कहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन भी है? हाँ है। अगर वो एसेट किसी के नाम से है, जैसे डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब कौन है? ये कोई व्यक्ति है ना, हवा तो है नहीं भाई। डेटर है जिसको उधार में माल बेचा, पैसा लेना तो कोई तो होगा, दुकान होगी, नाम पर्सन, कुछ तो कोई, मतलब जमीन से थोड़ी लेना है, हवा से थोड़ी लेना है, टेबल से किसी से लेना हो। वो पर्सन हो सकता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव फिर मैं आता हूं, तो वो कोई पर्सन ही होगा ना। तो इसलिए एसेट में कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब रियल है। लेकिन अगर कोई नाम है जिससे हमें पेमेंट लेना है,
तो वो पर्सन हो जाएगा। भाई जिससे हमें पेमेंट लेना है वही हमारा डेटर होगा, जिसको देना है उसको तो लायबिलिटी होगी ना। तो एसेट कौन सी होती है? जिससे लेना है, तो पर्सन। ठीक है, फिर लायबिलिटीज हमेशा हमेशा पर्सनल होती है। ऑल लायबिलिटीज आर पर्सनल। मतलब किसको पैसा देना है, अभी किसी को देना है मतलब क्या, जमीन में थोड़ी गाड़ना है या पानी में फेंक देना है, किसी को देना है ना, तो कोई होगा ना वो, तो इसलिए लायबिलिटीज पर्सनल होती है हमेशा। कैपिटल भाई कोई आदमी होगा, हाँ कोई पर्सन होगा, कोई तो होगा, कोई ऐसा थोड़ी कि चिड़िया आई, कोई पर्सन होगा ना जिसने बिजनेस चालू किया। ठीक है, तो पर्सनल, तो लायबिलिटीज पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, एसेट जिनका नाम है पर्सनल, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नॉमिनल। ठीक है, अब समझ में आ गई साहब बात? ये तो चलो ठीक है, समझ में आया। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब एसेट बढ़े ये डेबिट क्रेडिट कैसे होगा? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो आप कह रहे हो एसेट बढ़े तो डेबिट कर दो, घटे तो क्रेडिट कर दो, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट कर दो, घटे तो यहाँ कैसे करें डेबिट क्रेडिट डिसाइड? या ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, तो यहाँ कैसे करेंगे डेबिट क्रेडिट अप्रोच? अच्छा, अब इसके रूल भी देख लेते हैं डेबिट क्रेडिट के, जिसको रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। कुछ लोग इसको ना इतना बड़ा नाम दे दिया उन्होंने, मुझे तो कभी समझ में नहीं आया भाई इतना बड़ा नाम देने की क्या जरूरत है। उसको ऐसे कहते हैं गोल्डन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं कई बार डर गया, मैंने कहा यार ये इसको लेके घर जाओ सोना तो अच्छा है, लेकिन अब ठीक है, अब मान ही लो गोल्डन रूल्स ऑफ। कुछ लोग इसको गोल्डन रूल कहते हैं। क्या है भैया ये रूल? ये रूल ऐसा है कि अगर वो रियल अकाउंट है, जो भी अकाउंट है, मशीनरी है, वो रियल अकाउंट, मशीनरी रियल होगा, तो आप डिसाइड कैसे करें? तो इसका रूल ये है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो रियल अकाउंट है और वो बिजनेस में आ रहा है तो क्या करो? डेबिट करो। और अगर वो बिजनेस में से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। तो अगर जो भी कोई अकाउंट जिसका नेचर रियल अकाउंट है, तो आपको ये देखना है कि वो बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट कहता है जो जिसको कुछ हम दे रहे हैं। पर्सनल माने किसी को, वो या तो पर्सनल क्या होगा, पर्सनल जो है अकाउंट वो या कुछ देता होगा या उसको कुछ मिलता होगा, यही होगा पर्सन। और क्या करेगा पर्सन? कोई आए जाएगा थोड़ी, हम किसी को खरीदते थोड़ी है। हमने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक को हमने कमसिन, बैंक कोई हमारे चल के थोड़ी आ गया, बैंक हमारे, ऐसा थोड़ी होता है ना। मैंने कैपिटल, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो जो कैपिटल लगा रहा है ओनर वो पर्सनल है, तो वो बिजनेस में चला आ रहा है बिजनेस, हम पैसा वो लगा रहे हैं तो उसको हमने तिजोरी में बंद करके थोड़ी धर दिया ओनर को, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, ये पर्सन जो होगा वो उसको कुछ मिलेगा या कुछ देगा। रियल अकाउंट तो आएगा, रियल जाएगा, पर्सनल थोड़ी आया जाएगा। पर्सनल तो मतलब मैं कैसे समझाऊं, समझ में आ गया ना ये? मतलब पर्सनल आया जाएगा नहीं अपने पास, रियल आया जाएगा, है ना। कोई डेटर है, किसी को हमने उधार में सामान दिया, तो जिसको सामान दिया वो कोई थोड़ी हमारी आ गया, मैंने उसको गोडाउन में बंद करके रखा हुआ है तो भैया ऐसा ऐसा थोड़ी है। मतलब उसको जो सामान दिया वो आया जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, जिसको हमने बेचा वो या तो रिसीव कर रहा है या गिवर, तो वो या तो पर्सनल अकाउंट रिसीवर होता है या गिवर होता है। तो अगर वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो उसको डेबिट करो, और अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या, एक ट्रांजैक्शन लेके समझते हैं जिसमें रियल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी। बोरोड ₹30,000 from Sonam,
अब ठीक है भाई लिशा, आप इसमें दो नाम बता दो बेटा, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आए? कैश आया और लाइबिलिटीज आई। लाइबिलिटी का नाम होगा ना बेटा कुछ? सोना। सोना। मैंने नाम दिया, इतना अच्छा नाम बताइए। सोना बोलो उसको, सोना। ठीक है। अब ये कैश क्या है बेटा? ये मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच से कैश रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? कैश रियल है। कैश रियल होगा। तो रियल का रूल क्या है? कम्स इन या गोज आउट। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। हाँ? आ रहा है। आ रहा है। तो ये कह रहा है इन आ रहा है ना डेबिट, तो कैश को डेबिट। और सोनम रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? पर्सनल। पर्सनल। तो जब पर्सनल, ये पर्सनल, तो सोनम तो आई जाएगी नहीं, वो तो जहां है वही है। हाँ। लेकिन सोनम यहाँ पर गिवर है कि रिसीवर है इस ट्रांजेक्शन में? गिवर है। तो गिवर है ना, तो सोनम को क्या करो? क्रेडिट। समझ रहे? तो ये है हमारा रियल और पर्सनल। अब मैं आता हूं नॉमिनल पे। नॉमिनल का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत इजी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई एक्सपेंस है, लॉस, तो उसको डेबिट कर दो बस। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, जो कुछ है ये सब नॉमिनल है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, गेन्स, ये सब नॉमिनल है, लेकिन ये सब क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस है, लॉस है, तो डेबिट होगा। अब एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड सैलरीज। तो आप लोग तो सब इतने इंटेलिजेंट है, मुझे बता ही देंगे कि कैश और सैलरीज, ये दो अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आराध्या, कैश पर्सनल है कि नॉमिनल है? पर्सनल। रियल। रियल है, सॉरी। रियल रियल। और सैलरीज क्या है? पर्सनल की सैलरी रियल? नॉमिनल। नॉमिनल। अब इस ट्रांजैक्शन में जब अपन ने सैलरी दी, तो कैश टक 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 चल के आ रहा है कि टक 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 करके जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। तो रियल का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट। नॉमिनल। अब ये सैलरीज, आराध्या, ये सैलरी हमारी इनकम है कि गेन है कि रेवेन्यू है कि प्रॉफिट है? हाँ, एक्सपेंस है। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर। ठीक है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट, इसकी एंट्री ये डेबिट हो गया, तो मेरी एंट्री बन गई सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। इज दैट ओके? एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं। अक्रूड रेंट। अन्वी जरा इसके दो अकाउंट बनाओ। अक्रूड रेंट। असेट मतलब वो रियल। नहीं, उस एसेट का मैडम कुछ नाम होगा। अक्रूड रेंट। हाँ, अक्रूड रेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ अक्रूड रेंट का? मतलब वो अर्न कर लिया पर रिसीव नहीं हुआ। अरे वाह। तो जिस अक्रूड रेंट, सही बात। और दूसरा अकाउंट? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का नाम है रेंट रिसीव्ड बोल सकते हो या फिर रेंट बोल सकते हो। अच्छा, क्या रेंट रिसीव्ड इसलिए बोल देना? रेंट अर्न बोल दो, रिसीव तो मिला ही नहीं है। अर्न 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 रेंट। अब क्या होता है? रेंट हम पे भी कर सकते हैं, रेंट हमें मिलता भी है। तो हम कैसे माने कि ये भैया कमाया हुआ रेंट है कि दिया हुआ रेंट है? तो अगर हम जब देंगे तो रेंट पेड बोल दो या रेंट एक्सपेंस बोल दो, और जब आपको मिले तो आप रेंट अर्न बोल दो।
ठीक है, ये कम आया हुआ रेंट। अगर ये रेंट लीशा, ये ट्रांजेक्शन अपने को समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ, अगर लीशा यहाँ पे हमने बोला होता कि रेंट रिसीव्ड लीशा, रेंट रिसीव्ड, तो लीशा रेंट रिसीव्ड में कौन कौन से दो अकाउंट आएंगे? कैश का आएगा और रेवेन्यू का। रेवेन्यू का नाम बेटा यहाँ पे रेंट रेंट है ना, तो रेंट ये रेवेन्यू और ये कैश एसेट। समझ में आई बात? अगर मैं आपसे बोल दूं लीशा आपने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, मिलना है अभी, तो कैश आएगा क्या तब? नहीं, वो तो कैश की जगह जिससे रेंट लेना है ना उसका नाम आएगा और उसका नाम है एक्रूड रेंट। तो आप कहोगे इसको डेटर क्यों नहीं बोल देते? ये डेटर जैसा है, ये और एक तरह से डेटर ही है, लेकिन सारे डेटर्स को अपन एक नाम नहीं दे सकते ना लीशा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे पहचानेंगे कौन सा डेटर? तो रेंट वगैरह जो मिलना है ये डेटर ही है, एक्रूड रेंट, उससे लेना है पैसा अपने को, लेकिन उसको अपन बोलेंगे एक्रूड रेंट, डेटर नहीं बोलेंगे, एक्रूड रेंट बोलेंगे, लेकिन इसका नेचर डेटर जैसा ही है। तो अन्वी के पास में दोबारा आ रहा हूं। अब ये अक्रूड रेंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अन्वी क्या हो सकता है, कोशिश करके बताओ। पीएम। अच्छा, रेंट अर्न क्या होगा? नॉमिनल। नॉमिनल, 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 ये रेंट अर्न नॉमिनल में क्या देखना है? ये इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू या लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो ये रेंट अर्न अन्वी एक्सपेंस है कि लॉस है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू है, तो ये रेवेन्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू क्या होती है वो? क्रेडिट। तो क्रेडिट। अब रही बात एक्रूड रेंट की। एक्रूड रेंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट है, और ये कौन सा पर्सनल अकाउंट है पता है? इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये कहानी क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये कोई समझाएगा नहीं आपको इतनी डिटेल, ये मैं बता रहा हूँ। अब ये इस पे आता हूँ मैं दोबारा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्यों रिप्रेजेंटेटिव? अब लेकिन आप ये बताइए, अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये मॉडर्न अप्रोच से जल्दी समझ में आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में बड़ा टेढ़ा ट्रांजैक्शन है। अक्रूड रेंट माने वो व्यक्ति जिससे हमें रेंट लेना है। तो अब पर्सनल में तो रिसीवर गिवर, तो लेना है तो ये रिसीवर है कि गिवर है? तो यहाँ पे ये सोच लगती है कि भाई उसको रेंट किस बात का लेना है, उसको हमने रहने की जगह दी होगी या कुछ जगह दी होगी, तो वो रिसीवर है किस चीज का? हमारी सर्विसेज का। जो हम लैंडलॉर्ड है वो हमारा किराएदार, उससे लेना है, तो उस वो हम एज ए लैंडलॉर्ड हमने उसको सर्विसेज दी हैं, तो हमारी सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर रिसीवर है वो, और रिसीवर है तो वो डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की एक्रूड रेंट डेबिट टू रेंट अर्न्ड, इसकी एंट्री होगी एक्रूड रेंट डेबिट टू रेंट अर्न्ड। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट और देखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा है सबको, कि सर ये नॉमिनल मतलब पर्सनल अकाउंट में ये तो समझ में आ गया, क्या राम, मोहन, सीता, गीता, है ना? अब अपने अपने सबके नाम लिख लो, ये सब नेचुरल पर्सन है, ये तो नेचुरल। फिर आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन से? आर्टिफिशियल हुए आपके बैंक, ठीक है, स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम, ठीक है, फिर किसी दुकान का नाम, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम है सपोज ABN कंपनी, कोई एक दुकान का नाम है अपना स्वीट्स, किसी दुकान का नाम है डालमिया एकेडमी, ये सब नाम है ऑर्गेनाइजेशंस के, ये सब आर्टिफिशियल हो। अब तीसरा जो कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव माने ये होता है कि अगर वो नॉमिनल अकाउंट कोई है और उस नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई मैं प्रीफिक्स लगा दूं,
प्रीफिक्स उसके पहले, और या फिर मैं कोई उसके साथ सफिक्स लगा दूं, मतलब बाद में, तो वो नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कई बार बन जाता है, कई बार, हमेशा नहीं। अब ये क्या कहानी हुई यार, ये कोई बात थोड़ी है, ऐसे कोई समझाता है कि वो नाम मिस्टर रेंट तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मिस रेंट, ऐसा थोड़ी होता है। तो पता है क्या होगा, सफिक्स प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, सफिक्स प्रीफिक्स लगेगा रेंट, नॉमिनल है, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। अच्छा, ओके, ऐसा। अब एक और देख लेते हैं, रेंट नॉमिनल है, इसके आगे लिख दूं मैं प्रीपेड रेंट, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये मतलब ये क्या है, क्या ये प्रीपेड रेंट, मतलब ऐसा है जैसे कि मान लीजिए मैं लीशा का नाम नहीं जानता, तो मैं उसको क्या कहूंगा, शी इज लिसनिंग वेरी केयरफुली। तो जो शी इज व्हाट, रिप्रेजेंटिंग हूं, लीशा। तो मैं अगर मुझे किसी को रेंट देना है, उस लैंडलॉर्ड का नाम है मोहनलाल, मुझे उसका नाम नहीं यूज करना, तो उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अकाउंट खोलता हूं जिसको बोलता हूं रेंट आउटस्टैंडिंग। ये अकाउंट कोई और अकाउंट नहीं है, बल्कि ये मोहनलाल का ही अकाउंट है। ये अकाउंट मोहनलाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सर ऐसा कब कब करते हैं, ऐसा हम हर नॉमिनल अकाउंट के साथ करते हैं। अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, मतलब वो एक्सपेंस भी हो सकता है और वो रेवेन्यू भी हो सकती है। अगर वो हमें मिलनी है, मतलब या हमें देनी है, मिलनी है मतलब एक्रूड है, पे करनी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, और अगर हमने एडवांस दे दिया मतलब प्रीपेड है, या फिर वो अनअर्न्ड है। तो इन सब केसेस में हम नॉमिनल अकाउंट के साथ प्रीफिक्स लगाएंगे या फिर हम सफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स माने जो उसके पहले आए, सफिक्स उसके जो बाद में आए, या हम सफिक्स लगाएंगे। तो वो नॉमिनल अकाउंट फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। मतलब सीधा सा यह है कि रेंट अकाउंट में बोलता हूं तो नॉमिनल है, अनपेड रेंट बोलता हूं, प्रीपेड रेंट बोलता हूं, है ना, एडवांस रेंट बोलता हूं, रेंट पेड बोलता हूं तो नहीं, रेंट पेड मतलब वो नहीं, रेंट पेड वेड वाला नहीं, वो नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लगा दोगे, नहीं नहीं, रेंट पेड नहीं चलेगा। रेंट पेड मतलब रेंट दिया, और रेंट बोल रहा हूं तो भी रेंट दिया, तो ये तो दोनों एक ही हो गया ना, एक ही जैसे जुड़वा है। ये प्रीपेड रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट और एडवांस रेंट, अनअर्न्ड रेंट, मिलना है रेंट मुझे, ये तो सारे एक्सपेंस से रिलेटेड हो गए। मिलना होता है तो अनअर्न्ड हो गया, अक्रूड हो गया। तो ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे, इनके साथ सबके साथ प्रीफिक्स लग गया। तो ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जिसको मुझे रेंट देना है। प्रीपेड रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको रेंट मैंने एडवांस में दे दिया, पहले दे दिया भाई। एडवांस रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जिसको एडवांस दे दिया। अनअर्न्ड रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने एडवांस मुझे दे दिया, मैंने सर्विसेज नहीं दी। अक्रूड रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मुझे रेंट लेना है। तो ये सारे के सारे किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट। ऐसा ही सैलरी के साथ हो सकता है। सैलरीज अकाउंट या सैलरीज पेड, ये दोनों तो नॉमिनल हो गए, लेकिन मैंने प्रीफिक्स लगा दिया प्रीपेड सैलरी। ये उसका अकाउंट है जिसको मैंने सैलरी एडवांस दे दी, वो मेरा डेटर है, अब वो मुझे उसको मेरे से पैसा लिए बिना काम करना है। इसको मैं प्रीपेड सैलरी को एडवांस सैलरी भी बोल सकता हूँ। ये दोनों
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और ये दोनों मॉडर्न अप्रोच में एसेट अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं इनको बोलूंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और मॉडर्न अप्रोच में इनको बोलूंगा एसेट। फिर इसी ढंग से अनपेड सैलरी या एडवांस सैलरी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और मॉडर्न अप्रोच में ये लायबिलिटीज। अब सैलरी हमें मिलती तो है नहीं, बिजनेस को सैलरी तो इसमें इनकम तो नहीं आएगी। तो इस ढंग से आपको एक चीज ये देखनी है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो हमारा प्रीफिक्स सफिक्स जो हम लगाते हैं प्री, उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है। तो उसके साथ पर्सनल अकाउंट के नियम लगेंगे, और जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है तब वो या तो लायबिलिटी बनेगा या एसेट बनेगा। मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट है वो तो पर्सनल है ना। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पर्सनल अकाउंट तो ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट तो कभी भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता ही नहीं है। पर्सनल अकाउंट या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा या कैपिटल होगा। अब रिप्रेजेंटेटिव ये सैलरी अनपेड कैपिटल तो है ही नहीं, तो प्रीपेड सैलरी ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा। मिलना है रेंट तो एसेट है, हमें देना है रेंट तो लायबिलिटी है। रेंट अनपेड है तो लायबिलिटी है, अक्रूड रेंट है तो एसेट है, प्रीपेड सैलरी है तो एसेट है। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड रेवेन्यू है, कमीशन रिसीव्ड ही हो गया नॉमिनल। एडवांस कमीशन रेवेन्यू कमीशन मिल गया पहले से अनअर्न्ड कमीशन तो लायबिलिटी है, पर्सनल हो गया। तो ये इस ढंग से हमें देखना होता है। कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? तो मैंने आपको जो एक शीट दिखाई, तो जब आप ट्रांजैक्शन यहां लिखेंगे, जैसे आपने कोई भी ट्रांजैक्शन लिया, मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन ले लेता हूं, सपोज ये वाला, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो मैं आया इसमें, यहां पे मैं लिखूंगा सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग। मॉडर्न अप्रोच में ये एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी है, ये प्लस, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैं लिखूंगा सैलरी क्या है, नॉमिनल। शॉर्ट में लिख दीजिए NPR, वो भी चलेगा, जगह देख लीजिएगा आपके पास कितनी। मैंने लिख दिया नॉमिनल। नॉमिनल में रूल क्या है, एक्सपेंस या इनकम, तो यहां पे मैं लिखूंगा एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, पर्सनल। अब यार यहाँ पे ही समझना मुश्किल है, ये आउटस्टैंडिंग मतलब वो क्या, वो गिवर हो गया, गिवर। पर्सनल का रूल क्या है, गिवर। तो जब आप यहाँ पे पर्सनल लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवर या रिसीवर, क्योंकि उसके हिसाब से डिसाइड होगा डेबिट क्रेडिट। यहाँ आप रियल लिखेंगे तो आप लिखेंगे इन या आउट, क्योंकि उसके हिसाब से डिसाइड होगा डेबिट क्रेडिट। यहाँ जब आप नॉमिनल लिखेंगे तो आप लिखेंगे, नॉमिनल लिखेंगे मान लीजिए, तो आप लिखेंगे एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू या प्रॉफिट, क्योंकि उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि डेबिट क्रेडिट। तो जिसके हिसाब से डिसाइड होता है डेबिट क्रेडिट, वो लिखना है आपको इफेक्ट। गिवर है कि रिसीवर है कि आउट है कि इन है कि। तो यहाँ तो इस मॉडर्न अप्रोच में तो सब जगह सिर्फ प्लस ही माइनस आ जाता था, और कोई इफेक्ट है नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा नहीं, वो अकाउंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको लिखना क्या है इफेक्ट में। पर्सनल है तो आपको गिवर या रिसीवर लिखना है, रियल है तो आपको इन या आउट लिखना है, नॉमिनल है तो एक्सपेंस या रेवेन्यू लिखना है। तो जो अकाउंट का नाम लिखेंगे नेचर, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इफेक्ट में आपको लिखना क्या है, उसके हिसाब से। तो ये हिसाब से आपका काम चलेगा।
तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, पर्सनल। तो भैया ये गिवर हो गया। क्यों गिवर हो गया भाई? वो इसलिए हो गया कि उसने काम किया, जिसको सैलरी देनी है, हमने तो दिया ही नहीं उसको, उसने अपना काम करके दे दिया मेरे को, तो वो गिवर है, क्रेडिट। और नहीं आए तो ये डेबिट है, तो दूसरा क्रेडिट ही होगा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर मॉडर्न अप्रोच ज्यादा सुटेबल है, ट्रेडिशनल दिक्कत करता है। कुछ ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा इजी है, मॉडर्न अप्रोच डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा कभी कभी भी नहीं होगा कि अगर आपका मॉडर्न अप्रोच कह रहा है कि अकाउंट डेबिट होगा तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहेगा क्रेडिट। ये दोनों ही डेबिट होंगे, ये दोनों ही क्रेडिट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ डेबिट आ रहा है, यहाँ क्रेडिट आ रहा है, यहाँ क्रेडिट आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मतलब इसका कोई रीजन ही नहीं है। क्यों? आप बोलोगे कि ऐसा वैसा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम आगे एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 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 इनकम का कोई ले लेता हूँ। अब ये कैश एम्बेजल, हेरा फेरी, चोरी चकारी, कैश एम्बेजल, इसको बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस एंड लॉसेस, मैंने आपको एक्सपेंस बताया, लेकिन मैंने आपसे कहा था उसमें लॉसेस भी आते हैं। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस क्या हो रहा है, प्लस, तो डेबिट। ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल क्या है, लॉस है, तो डेबिट हो ऐसा। दूसरा कैश, कैश ऐसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया, तो यहाँ पे लायबिलिटी का नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट लगाया है, अभी दिया नहीं है अपन ने, तो लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी प्लस हो रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, रियल पर्सनल। ठीक है, और ये इंटरेस्ट लगाया उन्होंने, तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ना उसको, ये सॉरी, उसने सर्विसेज दी है ना अपने को, तो हमें इंटरेस्ट देना है उसको, उसके काम, तो ये गिवर है। अब ये इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, प्लस नॉमिनल एक्सपेंस प्लस डेबिट, इस हिसाब से। मुझे एक चाहिए, हाँ यहाँ आ गया। अब देखिए कमीशन, ये ले लो, चलो ठीक है, ये भी चलेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैश कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड तो आप लिखोगे एडवांस, कैश, अर्नड कमीशन। एडवांस मिला है ना आपने, अर्न थोड़ी किया, अर्नड कमीशन। कैश क्या है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट, अर्नड कमीशन लायबिलिटी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में कैश इज रियल, अर्नड कमीशन अर्न ही नहीं किया, मिल गया पैसा, ये पर्सनल, कमीशन के साथ अर्नड लग गया, ये पर्सनल। ये रियल है, रियल में इन आ रहा है, तो ये डेबिट। ये क्या है, गिवर हो गया ना, इसने सर्विसेज दे दी अपने को, तो क्रेडिट हो गया। तो अर्नड कमीशन माने वो पैसा दे रहा है अपने को, हमने तो कुछ दिया ही नहीं उसका, वो पैसा दे रहा है, तो ये गिवर है वो, इस हिसाब से होगा। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे से, और फिर आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना। इज दैट ओके? कुछ पूछना है? बस बढ़िया, अब आप लग जाइए इसके अंदर, इसके अंदर आप भिड़ जाइए और इसको सॉल्व करिए आप।